देखो जल्दी से। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में इस तरह से, तो मैंने ये बोला था कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस में अगर ये डाइलेक्ट्रिक बॉडी है मींस इंसुलेटर है, तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको रखते हो तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो अपनी अपनी ऑर्बिट में थे वो इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग बॉडी के अंदर, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाते हैं। लेकिन डाइलेक्ट्रिक बॉडी में क्या होगा, जो जहां भी इलेक्ट्रॉन होगा वो सब अपनी ऑर्बिट में ही पॉजिटिव सरफेस के पास आ जाएंगे। इसी तरह से पॉजिटिव कहां चला जाएगा, यहाँ। अब रियल में सोचो, हम बोलते जरूर है कि पॉजिटिव दूर चला जाता है, क्या पॉजिटिव न्यूक्लियस को छोड़ के जाएगा? नहीं। ये इमेजिन करते हैं कि पॉजिटिव कहां चला जाएगा, भाई अगर नेगेटिव इधर तो पॉजिटिव दूर, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव उसको रिपेल करता है। या ऐसे भी बोल सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी ऑर्बिट को छोड़ के आए हैं, भाई जो यहाँ रहने वाला था यहाँ था, उनकी जगह खाली हो जाएगी तो क्या कोशिश करेंगे कि वहां पे वो पॉजिटिव को रख सकते हैं या कोई और आएगा। तो नेचर को इस तरह कंसीडर कर लेते हैं, जबकि रियल में पॉजिटिव यहाँ होगा। तो मेटल बोर्ड की, मेटल के केस में, कंडक्टिंग बॉडी के केस में सबके सब इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाते हैं, बॉडी को छोड़ के बाहर, सॉरी अपनी सेल को छोड़ के बाहर आ जाएंगे। और इसीलिए उन इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल है करंट फ्लो करने में। कंडक्टिंग बॉडी में जो करंट फ्लो होता है वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। इंसुलेटिंग बॉडी में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वो सब अपनी ऑर्बिट में रहते हैं, सेल्स में रहते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखते हैं तो अट्रैक्ट होके एक जगह आ जरूर जाएंगे, लेकिन रहेंगे सेल के अंदर ही। समझ आ गया? अरे समझ आ रहा है कुछ? यस सर। इमेज तो ठीक से दिखाई दे रही है ना? चलिए, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी क्या, मींस ये इलेक्ट्रॉन भी आके बैठेंगे, लेकिन इनकी भी तो एक लिमिट है भाई। हर किसी का एक पेशेंस है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड ला रहे हो और ये बैठे हैं। अब मान के चले यहाँ बच्चों को हमने इकट्ठा किया और बच्चे बैठ रहे हैं। हमने क्या रखे हैं यहाँ पे, एप्पल रख दिए, कुछ फ्रूट्स रखे हैं बस। अब हम क्या करते हैं, यहाँ मैंगो भी लेके आते हैं, मीन्स फ्रूट्स बहुत सारे रख दिए, बच्चे सबके सब आके बैठ गए। लेकिन हमने क्या किया, इन सब बच्चों को बोला कि आपका पेपर रख दिया है यहाँ पे, मीन्स फील्ड इस तरह से बनाया कि बच्चों का अट्रैक्शन इतना ज्यादा हो जाए। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 12th का बोर्ड का पेपर रख दिया है। तो अब बच्चों के अंदर अपने आप से क्या होगा, इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी कि वो सब छोड़ के कहाँ जाएंगे, चाहे उनको जंप करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो पेपर को देखने जरूर आएंगे। हालांकि रियल में ऐसा होने वाला नहीं है बच्चों। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात को समझेंगे। होता क्या है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ाते हैं। यहाँ पे जो पॉजिटिव वाली बात थी, इसको बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन है, मान के चलो सभी सेल के इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठे हो गए। अब ये इकट्ठा होने के बाद भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी नहीं मान रहे हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो। और जैसे ही बढ़ाते जाओगे तो एक टाइम क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को छोड़ के बाहर आ जाएंगे। मीन्स वो बॉडी इंसुलेटर नहीं रहेगी, बल्कि क्या हो जाएगी, अब कंडक्टिंग बॉडी कहलाएगी। तो मीन्स प्लास्टिक के अंदर भी करंट फ्लो हो सकती है, लकड़ी के अंदर भी करंट फ्लो हो सकती है, बशर्ते हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत ज्यादा वैल्यू का बनाए। तो क्या होगी अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ठीक है, क्या होगी, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना ज्यादा से ज्यादा, कितना ज्यादा, कि जब तक वो अपना क्या करे, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ। देखो मैक्सिमम वैल्यू क्यों बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हो, कहां तक बढ़ाया आपने, कि जब तक ये अपनी इंसुलेटिंग नेचर को लॉस नहीं करता। तो क्या डिफाइन बनेगी, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू विच a dielectric body does not lose its insulating nature, कि जब तक वो अपनी इंसुलेटिंग नेचर को लॉस नहीं करेगी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे मैक्सिमम। उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को ही क्या बोलते हैं, उस बॉडी की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोला जाता है। समझ आ गया? तो आप बोलते हो ना कि पेपर में करंट नहीं आता, बोर्ड में करंट नहीं आता, आएगा अगर आप एक लिमिट के बाद एक वोल्टेज
इतनी ज्यादा वोल्टेज बढ़ा दो कि उसका इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाए, इतना बन जाए कि वो अपने आप से चार्ज फ्लो होगा। और इसका एग्जांपल आपको मैं बता चुका हूं क्लाउडिंग के लिए, थंडर ऑफ क्लाउडिंग, है ना। थंडर स्टॉर्म का आप एग्जांपल देखते हो, क्लाउड्स की जब लेयर बहुत हाइट पे होती है तो पॉजिटिव और यहां नेगेटिव, लेकिन जब ये क्लाउड की थिकनेस बहुत ज्यादा हो गई, मान के चलो अभी क्लाउड की थिकनेस ये है, हमारा ये नीचे अर्थ सरफेस, लेकिन जब क्लाउड ज्यादा होता है ना, डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, वेपर बहुत, तो डेप्थ थोड़ा नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ। और ये बनता क्यों है? क्योंकि वेपर रहती है और वेपर में फ्रिक्शन होता है पार्टिकल्स में, क्योंकि वेपर ऐसा नहीं कि एक पास सारे पार्टिकल एक साथ चल रहे, कुछ हल्के होते हैं, मीन्स कुछ गर्म होंगे तो वो ऊपर, जो ठंडे वो नीचे, इसमें भी तो ऐसा रहेगा। तो इसमें भी रबिंग होती है, और रबिंग होगी तो चार्ज प्रोड्यूस होगा। जो जब ये ज्यादा हो जाएगा, क्लाउड ज्यादा बड़ा होता है ना, थिकनेस ज्यादा वाला, जो तुमने देखा है कि काला बादल है, आज तो बारिश अच्छी होगी, समझ जाओ उसमें ही खतरा ज्यादा होगा। और यहां से फिर क्या होगा, अर्थ में तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और एक स्पार्किंग दिखाई देती है उस टाइम पे। और स्पार्किंग का मतलब क्या है कि चार्ज नीचे आता है बिना किसी मीडियम के। देखो वैसे तो तुमने पढ़ा है कि वायर लगाए, है ना, तब बेंजामिन फ्रैंकलिन का आपने पढ़ा होगा, उस बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में, कि उन्होंने क्लाउडिंग के टाइम पर एक पतंग को उड़ाया था, है ना, मेटेलिक वायर लेके, तो उसके अंदर करंट, जो चार्ज था, चार्ज की फ्लोटेशन की वजह से उनको करंट फील हुआ था। लेकिन यहाँ पे वायर भी नहीं, तब भी करंट आता है, चार्ज आता है, तो किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के ऊपर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कब क्या होता है कि जब तक करंट फ्लो नहीं करेगा, चार्ज फ्लो नहीं करेगा, लेकिन इस स्ट्रेंथ के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं तो फिर करंट बिना किसी मीडियम के, वुड के अंदर, प्लास्टिक के अंदर, मींस उन सभी बॉडी में जिसमें करंट फ्लो नहीं होती, उन सब में भी करंट फ्लो होगी। ठीक है, इसीलिए हम घर के अंदर कितनी वोल्टेज को बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर नहीं जरूरत पड़ती अगर ये चीज ना होती। ट्रांसफॉर्मर इसीलिए आप लगाते हो, घर के बाहर देखा होगा गली में या चौराहे पर, वो 220 में कन्वर्ट करके देता है, वरना तो सीधा 11,000 या जितनी भी बनती उतने से ही फ्लोटेशन करते और अपने घर के अंदर चालू करते। लेकिन अगर 11,000 की वोल्टेज आपने डायरेक्ट कनेक्ट किया वायर को, अपने घर के अंदर सप्लाई गैस 11,000 वोल्टेज की करते हो, तो फिर आपको स्विच ऑन ऑफ के लिए जरूरत ही नहीं है, सबके सब अप्लायंस चलेंगे बिना स्विच के और वो खराब हो जाएंगे कुछ ही टाइम में। खैर, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है कैपेसिटेंस के लिए, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। हाँ जी बोलो। हिंदी की क्लास ले रही हूँ बच्चों, देखो, हाँ जी, अभी इतना ज्यादा थे, कुछ CS में चले गए, तो ये हिंदी वाले बचे हैं। ये तो अच्छी बात है, बच्चे होशियार हो रहे हैं। अब कराया इनका मैंने 5 मिनट में, वो तो उतना ही टाइम ज्यादा देता। हाँ जी, देखो बच्चों, तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हमने पढ़ा है वैक्यूम के लिए, है ना, मीन्स डाइलेक्ट्रिक, जब कोई भी बॉडी कैपेसिटर की प्लेट के बीच में नहीं है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इस टाइम पे इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? इसको मैंने C नोट बोल दिया है कि वैक्यूम के लिए जो कैपेसिटेंस है वो C नोट इक्वल टू एप्सिलॉन नोट A अपॉन D, ये हम कर चुके हैं इसके लिए फॉर्मूला। लेकिन अब हमें क्या करना है कि अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हैं, और कितनी थिकनेस? T थिकनेस के लिए, T थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट के बीच में रखते हैं, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट के बीच में गैप कितना है? D, एरिया कितना है? A, है ना। तो मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बोला था, याद होगा, कि जब कभी भी कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला डराइव करोगे तो याद कर लेना C इक्वल टू चार्ज अपॉन B,
ये फॉर्मूला लिखना है और इसमें b को लेके आओगे, b की वैल्यू लेके आओगे, पुट करोगे और तुम्हें आंसर मिल जाएगा। अब इसमें b कैसे करना है तो देखो जरा, b की वैल्यू के लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, यहां से यहां तक का एक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आप समझो किसी चार्ज पार्टिकल को क्यू नोट को सपोज आप नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव तक लेके आना है, तो किस तरह लेके आओगे, ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, आउटसाइड द प्लेट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, सॉरी आउटसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इनसाइड द स्लैब। और ई की वैल्यू क्या थी बच्चों, ई नोट माइनस ई पी, जो पोलराइजेशन की वजह से इंड्यूस हुआ उसके अंदर। इंड्यूस कितना हुआ, ईपी, पहले मैंने ई आई बोला था इसको, है ना, इनसाइड भी बोल सकते हो या ईपी बोल दे, तो ई इक्वल टू ई नोट माइनस ईपी, ये हमारा ई है। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर टी डिस्टेंस चलना है चार्ज को लेके, और बाहर कितनी डिस्टेंस को लेके चलना है, डी माइनस टी को। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, बी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट कितनी डिस्टेंस में चले हो, डी माइनस टी में। फिर से समझो, पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, वर्क अपॉन चार्ज, एक यूनिट चार्ज को वर्क ले जाने के लिए वर्क करेंगे। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए, अब ये बी की ये वाला है और एक बी का आपने ये भी पढ़ा है, बी इक्वल टू ई डी, भाई यही तो है, वर्क करते हो चार्ज को ले जाने के लिए। अब ये है क्या, बी पोटेंशियल डिफरेंस मतलब E इंटू डी की जितनी थिकनेस में पोटेंशियल डिफरेंस है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो जब आप लेके आओगे तो यहां से यहां तक और यहां, ये दोनों डिस्टेंस कितनी है, डी माइनस टी, भाई स्लैब की थिकनेस कितनी है, टी, तो बाहर कितनी बची, डी माइनस टी, डी माइनस टी थिकनेस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नोट प्लस, ये वर्क किया आपने पहले, है ना, प्लस स्लैब के अंदर कितना कर रहे हो, ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक रिजल्टेंट ई है, मल्टीप्लाई टी, ठीक है बच्चों। अब इस ई की वैल्यू क्या है वो पुट करना है, ई नोट डी माइनस टी, ई की वैल्यू कितनी है, ई नोट माइनस ई पी इंटू टी। अब ई नोट माइनस ई पी, अभी तुम्हें फॉर्मूला कराया है, ये रब कर दो, ई नोट माइनस ई पी, देखो ये फॉर्मूला तुमने करा था डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए, के इक्वल टू ई नोट वैक्यूम में और इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में, ये था। तो ई नोट अपॉन ई ये है, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, और ई इक्वल टू ई नोट अपॉन के, इस ई की जगह ये लिख सकते हो या इस, ठीक है, ये ई है क्या हमारा, ई नोट माइनस ई पी, ई की या तो ई बोल दो या ई नोट माइनस ई पी बोल दो, तो ये वाली चीज हम इसकी जगह लिख सकते हैं, देयरफॉर वी इक्वल टू ई नोट डी माइनस टी प्लस ई नोट अपॉन के इंटू टी। ई नोट दोनों जगह से कॉमन, अंदर क्या आएगा, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये फॉर्मूला। तो V इक्वल टू, अच्छा इससे पहले इस ई नोट की वैल्यू भी पुट करेंगे। ई नोट क्या होता है, ई नोट इक्वल टू क्या है बच्चों, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। अगर हमारा ये अंदर होता तो सिग्मा पी पोलराइजेशन की वजह से, लेकिन ये किसकी वैल्यू पुट करनी है, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट जो पहले था, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, और सिग्मा की वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन सरफेस एरिया, जितना सर चार्ज इसके ऊपर है तो सरफेस एरिया, तो ये वैल्यू पुट करेंगे। तो V इक्वल टू ई नोट की जगह क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये वाला। तो फॉर्मूला अब इसमें पुट करो फर्स्ट में, देयरफॉर C इक्वल टू कैपेसिटेंस of the parallel plate capacitor when a dielectric slab insert between the plates, तो EC equals to Q
अपॉन वी की वैल्यू पुट करो, ये डायग्राम। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी की जगह 14 फर्स्ट, सी इक्वल टू क्यू वी की जगह क्यू अपॉन वी है ना, तो क्यू अपॉन क्यू, और ये ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए, और ये मल्टीप्लाई नहीं रहेगा, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। इस तरह से क्यू से क्यू कैंसिल, तो सी आ गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये बच्चों याद रखना, जबकि उसकी प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी हुई है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी कल करेंगे, ठीक है। बस इसी के आगे कुछ टर्म्स हैं, कुछ कंडीशन है इसमें कि अगर स्लैब पूरे पोर्शन में है, पूरे पोर्शन में कोई हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा है, वैक्यूम है, या पूरे पोर्शन में कोई कंडक्टिंग बॉडी है, तो उस कंडीशन में क्या क्या फॉर्मूले बनते हैं, वो सारी चीजें हम कल करेंगे, ठीक है। ओके।